हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पुलिस अधिनियम 1861 की बात करेंगे, जो यूपीओ का एक पेपर है जो मेंस में लिखने को भी आता है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं प्री पेपर में। तो पुलिस अधिनियम कौन सा है? 1861 है और अधिनियम संख्या 5 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। जैसे कि 22 मार्च 1861 को, 22 मार्च 1861 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त है इसको, पुलिस अधिनियम 1861 को, कि जिले का मजिस्ट्रेट से मुख्य अधिकारी अभिप्रेरित है, जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है। ठीक, पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं। पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए। पुलिस में मतलब एक छोटी रैंक से लेकर एक बड़ी रैंक तक जितने भी ऑफिसर हैं वो इस अधिनियम के तहत भर्ती किए गए हैं, उनको पुलिस बोला जाता है। ठीक है, साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी राज्य का स्थान या कोई भाग आता है। जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है। ठीक, फिर अगला पॉइंट है जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्य का पालन करना राज्य के साधारण या विशेष आदेश द्वारा पालित किया जाए। जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक के सभी कर्तव्यों का पालन करने राज्य के साधारण या विशेष आदेश द्वारा पालित किया जाता है कि उसको कौन सा आदेश, कौन सा रूल उसको फॉलो करना। अब इसी में देखिए, इसी में एक शब्द आता है संपत्ति। ठीक है, इसी का पार्ट है संपत्ति। तो संपत्ति शब्द में क्या क्या चीजें आती हैं? जगम संपत्ति आता है, धन आता है और मूल्यवान प्रतिभूति आता है। ठीक है, जगम संपत्ति का मतलब होता है कि वो संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। धन का मतलब आप समझ ही गए, पैसे से मतलब है। और मूल्यवान प्रतिभूति मतलब जो मूल्यवान चीज। फिर अगला इसी में एक है व्यक्ति। तो व्यक्ति में कंपनी आती है और निगम आता है। ठीक है, फिर आता है मास। मास में आता है कैलेंडर और मास। ठीक, फिर आता है ढोर। देखिए ढोर क्या होता है, प्री वाले पेपर में पूछा भी गया था। तो ढोर में हाथी, ऊंट, गधे, खच्चर, भेड़ और बकरी, ये ढोर में आते हैं। ढोर शब्द के अंतर्गत ये लोग आते हैं, हाथी, ऊंट, गधा, खच्चर, भेड़ और बकरी। ठीक, फिर इसमें आता है राज्य संशोधन। तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 जिला अधीक्षक के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, मतलब जिला अधीक्षक के स्थान पर कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? जिला पुलिस अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक, ये किया जाता है। तो ये हमारा जो पूरा था डिटेल, ये धारा 1 के अंतर्गत था। ठीक, जैसे पूछा जा सकता है कि पुलिस अधिनियम क्या है, तो अधिनियम कौन सा था? 1861, और अधिनियम 1861 था और अधिनियम संख्या क्या था? 5। ठीक, अब इसमें जो धारा 2 है, इसमें सारे सेक्शन को नहीं पढ़ना है। इसमें जो धारा 2 है, धारा 2 जो कहता है बल का गठन, मतलब पुलिस बल का गठन। बल का गठन तो भर्ती किया जाएगा, वेतन और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। ठीक, ये धारा 2 होता है। धारा 2 में क्या है? बल का गठन, जिसमें वेतन और सेवा की शर्तें ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। फिर आता है इसी में धारा 2 का का। अब ये धारा 2 का का जो है वो सन 2001 में स्थापित किया गया, मतलब जोड़ा गया। 2 का का, 2 का का क्या है कि नागरिक उड्डयन पुलिस कार्मिक बल। नागरिक उड्डयन पुलिस कार्मिक बल। उड्डयन का मतलब होता है जो हवाई अड्डे पे जो पुलिस लगती है। ठीक है, अब वो किसी भी स्टेट की हो। ठीक है, तो इसको सन 2001 में अमेंड किया गया, जोड़ा गया, संशोधित किया, मतलब जोड़ा गया, सॉरी। फिर आता है धारा 3, राज्य सरकार का अधीक्षण निहित होगा। किसमें? व्यक्ति पर, अथॉरिटी पर, या न्यायिक व्यक्ति अधीक्षण कर सकता है अगर पुलिस एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सरकार के अधीक्षण निहित होगा। अधीक्षण का मतलब हो गया सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का मतलब हो गया जो प्रशासन को नियंत्रण करता है। उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? व्यक्ति,
अथॉरिटी या न्यायिक व्यक्तिक्षण कर सकता है अगर पुलिस एक्ट के अंदर, मतलब जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत आता हो, ठीक है, इसको प्रशासनिक नियंत्रण करता है। ठीक, अब बात करते हैं धारा 4। तो धारा 4 का मतलब क्या है कि पुलिस का प्रशासन निहित होना इन 4 अधिकारियों में, मतलब पुलिस प्रशासन इन 4 अधिकारियों में निहित हो। अब वो अधिकारी कौन कौन से, तो सबसे पहला है कि डीजी कम आईजी पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस महानिदेशक, फिर आता है आईजी महानिरीक्षक, फिर आता है डीआईजी डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी इसको लगाया डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन आप मेन उन बातों को समझिए, ठीक है। तो डीआईजी का मतलब हो गया कि डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर आता है एआईजी सहायक महानिदेशक सॉरी। तो धारा 4 क्या कहती है कि धारा 4 कहती है कि पुलिस का प्रशासन इन 4 अधिकारियों में निहित होगा, डीजी कम आईजी, आईजी, डीआईजी और एआईजी, डीजी कम आईजी, आईजी, डीआईजी और एआईजी, ठीक है। ये धारा 4 है। अब देखिए धारा 4 में पैरा 2 क्या कहता है, इसी के अंतर्गत है कि जो डीएम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो लोकल जुरिडिक्शन होगा, लोकल जुरिडिक्शन का मतलब हो गया स्थानीय अधिकार था, मतलब उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। तो पुलिस का प्रशासन इन 4 अधिकारियों में निहित होगा, जो आपने आपको बताया डीजी कम आईजी, आईजी, डीआईजी और एआईजी, ठीक है। तो डीएम के कंट्रोल में दिशा निर्देश में समान नियंत्रण, दिशा नियंत्रण डीएम के कंट्रोल में। अच्छा, डीएम के कंट्रोल में, डीएम के कंट्रोल में कौन कौन होता है, एसपी, एसपी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होता है, एडिशनल एसपी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होता है, फिर आता है ज्वाइंट एसपी, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होता है, फिर होता है असिस्टेंट एसपी। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, सजा SAJA, तो एस से एसपी, ए से एडिशनल, जे से ज्वाइंट और ए से असिस्टेंट। तो सजा है SAJA, एसपी, एडिशनल, ज्वाइंट और असिस्टेंट, ठीक। फिर इसमें बात करते हैं धारा 5 की। तो पावर ऑफ महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, पावर ऑफ महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहने का मतलब है कि डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, इसकी जो पावर है वो क्या है इसे जनरल पब्लिक डिस्ट्रिक्ट, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, GPD, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसके अंडर में डीजी कम आईजी, मजिस्ट्रेट, जो डीजी कम आईजी होता है ये मजिस्ट्रेट की सारी पावर को रखता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इन शक्तियों को लिमिटेशन कर सकता है। अब राज्य सरकार इनकी शक्तियों का एक दायरा बांध सकता है, एक लिमिटेशन, मतलब एक लिमिट कर सकता है कि आपकी जो शक्तियां हैं वो इतनी हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 5 के साथ आपको सेक्शन 12 को पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 5 के साथ सेक्शन 12 को, क्योंकि सेक्शन 5 में हमने आपको बताया कि पावर ऑफ डीजी कम आईजी, डीजी कम आईजी मतलब मजिस्ट्रेट की सारी पावर रखता है, जो डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल होता है वो मजिस्ट्रेट की सारी पावर रखता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इनकी पावर को लिमिटेशन कर सकती है। तो हमने आपको बताया कि धारा 5 के साथ आपको धारा 12 को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो धारा 12 क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि धारा 5 में डीजी कम आईजी के बारे में बात है। धारा 12 कहती है कि डीजी कम आईजी ये रूल मेकिंग पावर है, ठीक है, इनके पास नियम बनाने की शक्ति है। देखिए धारा 5 में डीजी कम आईजी की बात की गई, जिसके पास डीएम मजिस्ट्रेट की जो सारी पावर रखता है, और जो सेक्शन मतलब 12 है, जो धारा 12 है, इसमें डीजी कम आईजी को रूल बनाने की शक्ति है, मतलब नियम बनाने की शक्ति है। कौन कौन से, ठीक है, संगठन बना सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं और वितरण के संबंध में नियम बना सकते हैं, मतलब एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन मतलब पार्टीशन कर सकते हैं पुलिस का कि ये टोली इतने की, ये टोली इतने की, ये टोली इतने की, ठीक है। और वितरण के संबंध में मतलब अलग अलग भी लगा सकते हैं, तो ये उनके पास पावर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, किसी स्थान की तैनाती के संबंध में जहाँ पर पुलिस खड़ी रह सकती है वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती हो सकती है। किसी स्थान पर
तैनाती के संबंध में, किसी स्थान पर तैनाती के संबंध में जहाँ पर पुलिस खड़ी रहती है, तो इसका आदेश कौन दे सकता है? डीजी कम आईजी दे सकता है, क्योंकि इनके पास ये पावर रहती है। ठीक। पर्टिकुलर सर्विस बाय फ्रेम बाय पुलिस फोर्स, विशिष्ट सेवा के संबंध में नियम बना सकता है। विशिष्ट सेवा मतलब कि किसी सांसद की या किसी विधायक की के पास जो पुलिस रहती है, जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, उनके संबंध में, मतलब विशिष्ट सेवाओं के संबंध में नियम बना सकती है कि हाँ भाई, कि इन दोनों लोगों को भेज दिया गया कि आप सांसद के साथ या विधायक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये डीजी कम आईजी कर सकता है सेक्शन 12 के अंतर्गत, क्योंकि इसको रूल मेकिंग पावर, मतलब ये रूल बना सकता है। कर्तव्य के दुरुपयोग के संबंध में और अपेक्षा कर्तव्य के संबंध के दक्ष नियम बना सकता है। अगर डीजी कम आईजी किसी पुलिस ऑफिसर को विशिष्ट सेवा में यहाँ पर कहीं खड़े रहने के लिए अगर आदेश देता है, कोई नियम देता है, कोई नियम बनाता है कि तुमको यहाँ खड़ा रहना, अगर वो पुलिस ऑफिसर उनके आदेश का पालन या अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं करता है, तो वो क्या कर सकता है? उसको हटाने के लिए भी नियम बना सकता है। मतलब जो तैनाती पर लगा सकता है किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पर या किसी विशिष्ट सेवा पर, तो अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उनको वो हटा भी सकता है। ठीक है, ये उसके पास पावर रहती है। ठीक, तो सेक्शन 5 के साथ हमने सेक्शन 12 को पढ़ा। तो सेक्शन 5 हमारा क्या था? डीजी कम आईजी, और सेक्शन 12 में क्या था कि डीजी कम आईजी की रूल मेकिंग पावर, क्या क्या वो रूल बना सकता है। फिर आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है कि पुलिस बल में तैनात व्यक्ति के नियुक्त के प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए, धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है कि पुलिस बल में तैनात, जब कोई पुलिस बल में जब तैनात होता है, जब किसी की ज्वाइनिंग होती है, जो नियुक्ति पत्र होता है, नियुक्ति का जो प्रमाण पत्र होता है, उसके बारे में डिटेल क्या कहता है। धारा 2 के अंतर्गत भर्ती किए गए साधारण पुलिस बल व्यक्ति को धारा 8 के अंदर प्रमाण पत्र मिलता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको धारा 2 जो बताया था, वो बताया था बल का गठन। ठीक है, तो धारा 2 के अंतर्गत जो भी पुलिसकर्मी भर्ती होते हैं, उनको धारा 8 के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। धारा 2 के अंतर्गत, मतलब धारा 2 में क्या था? बल का गठन था। तो धारा 2 के अंतर्गत जो भी पुलिसकर्मी ज्वाइन होते हैं, उनको धारा 8 के तहत प्रमाण पत्र दिया जाता है। वह व्यक्ति जो सेक्शन 2 के अंतर्गत नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल में चयनित होता है, उसे सेक्शन 8A के अंतर्गत प्रमाण पत्र मिलता है। अब देखिए, हमने धारा 2 में आपको एक सेक्शन बताया था, धारा 2 का A, जिसमें हमने आपको क्या कहते हैं, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल के बारे में बताया था। तो धारा 2A के अंतर्गत वे पुलिसकर्मी जो नागरिक उड्डयन कार्मिक बल में नियुक्त होते हैं, उनको जो प्रमाण पत्र मिलता है वो धारा 8A के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो धारा 2 के अंतर्गत जो पुलिस बल का गठन होता है, उनको धारा 8 के अंतर्गत प्रमाण पत्र मिलता है, और जो धारा 2A के अंतर्गत पुलिस बल, मतलब नागरिक उड्डयन कार्मिक बल जो नियुक्त होते हैं, उनको धारा 8A के तहत प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक, सॉरी। अब इसमें पैरा 2 की बात करते हैं कि जब कोई पुलिस अधिकारी उस विभाग में नहीं रहता, अर्थात रिटायर हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है या रिजाइन दे दिया होता है, तो उसे धारा 8 के अंतर्गत दिया गया प्रमाण पत्र सशक्त अधिकारी को सरेंडर करना पड़ता है। अब देखिए, धारा 8 में ये भी किया गया, धारा 8 में भी ये बताया गया कि प्रमाण पत्र के बारे में पूरा डिटेल है। अगर कोई पुलिसकर्मी रिटायर हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है या खुद से रिजाइन कर देता है, ठीक है, तो उसको धारा 8 के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र मिलता है, नियुक्ति प्रमाण पत्र जो मिलता है, वो उसको लौटाना पड़ता है। ठीक, ये पैरा 2 था। अब आते हैं पैरा 3 के बारे में। तो पुलिस अधिकारी के निलंबन के दौरान प्रमाण पत्र धारा 8 देना जरूरी नहीं है। पुलिस, अब पैरा 3 देखिएगा, क्या पैरा 2 क्या कह रहा था, पैरा 3 क्या कह रहा है। पुलिस अधिकारी के निलंबन के दौरान प्रमाण पत्र धारा 8 देना जरूरी नहीं है, लेकिन निलंबन के दौरान उसकी शक्तियाँ स्थगित रहेंगी, मतलब उसकी शक्तियों को क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, मतलब
उन पावर्स का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन निलंबन के दौरान उसके उत्तरदायित्व तो अनुशासन उन्हीं अधिकारियों के अधीन रहेगा। देखिए उसकी पावर, निलंबन के दौरान, निलंबन का मतलब हो गया सस्पेंड, तो सस्पेंड के दौरान उसको प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी सारी पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य, उसका पालन, उसका अनुशासन उन्हीं अधिकारियों के अधीन रहेगा जिन अधिकारी के अंतर्गत में था। ठीक, अब आता है धारा 8A। तो धारा 8A क्या है? धारा 8A जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि धारा 2A के अंतर्गत नागरिक उड्डयन कार्मिक बल का जो गठन होता है उसको धारा 8A के अंतर्गत प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन ये जो धारा 8A है ये कब आया? यूपी एक्ट 33 2001 संशोधन, यूपी एक्ट 33 2001 संशोधन में ये एक्ट लाया गया, धारा 8A। ठीक है, तो मैंने आपको सेक्शन 8A के बारे में तो बताई गई है। अब देखिए इसमें अगला बात करते हैं, अब बात करते हैं धारा 7, धारा 28 और धारा 29 के बारे में। ठीक है, देखिए एक बार हम एक क्विक रिवीजन अगर देखें तो हमने आपको धारा 1 बताई, धारा 2 बताई, धारा 1 बारे में बताई, विस्तार पूरा बताया कि क्या क्या होता है। धारा 2 के बारे में हमने आपको बताया बल का गठन, 2A के अंतर्गत बताया नागरिक उड्डयन कार्मिक बल। फिर धारा, ठीक है, 8 के अंदर बताया प्रमाण पत्र, 8A के अंतर्गत बताया नागरिक उड्डयन कार्मिक बलों का प्रमाण पत्र बताया। ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत हमने बताया कि DG डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत। और धारा 12 के अंतर्गत हमने आपको बताया कि डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल की रूल मेकिंग पावर आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे तब आपको आएगा। अब इसमें हम धारा 7 को धारा 28 और धारा 29 के साथ पढ़ेंगे, इनको रिलेट करके आप पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल से समझ आएगा कि धारा 7 जो है वो धारा 28 और धारा 29 से क्यों एक जैसी। ठीक है, तो धारा 7 देखिए क्या है, धारा 7 में है विभागीय कार्रवाई। धारा 7 में क्या है? विभागीय कार्रवाई। संविधान के अनुच्छेद 311 तथा राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों से कार्रवाई की जाती है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों में निर्वहन में स्थिरता बरतता है या कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी अपने से निम्न स्तर के अधिकारियों के साथ करते हैं। धारा 7 जो है वो विभागीय कार्रवाई की बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 311 तथा राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों से कार्रवाई की जाती है। कब की जाती है? कि जब कोई पुलिस ऑफिसर अपने अधिकारों या अपने कर्तव्यों पर स्थिरता बरतता है, मतलब नज़रअंदाज करता है अपने कर्तव्यों, पुलिस के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल से जाननी पड़ेंगी क्या क्या होती है, तो उसके ऊपर विभागीय तौर पर जो कार्रवाई होती है वो धारा 7 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमेशा होता है कि जो ऊंची रैंक का जो पुलिस ऑफिसर होता है वो नीची रैंक वालों के साथ करता है। अब ऊंची रैंक वालों के साथ ऊंची रैंक वाले करेंगे, ठीक है, जिनको प्रमोशन के बाद धीमे धीमे आगे प्रमोशन किया जाता है और जो और ऊंचे अधिकारी होते हैं। तो सीनियर ऑफिसर जो होता है DG कम IG, DIG, असिस्टेंट IG और SP, इनके द्वारा अधीनस्थ पुलिस व्यक्ति द्वारा कार्रवाई की जाएगी जो सेक्शन 1 में परिभाषित है। अब देख लीजिए, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, DIG, असिस्टेंट IG और SP, इनके द्वारा इनके अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर पर कार्रवाई की जाएगी जो धारा 1 में परिभाषित। अब ध्यान रखिएगा, धारा 1 आपको देखनी पड़ेगी क्या डिटेल है। ठीक है, अब देखिए, तो वह पुलिस व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों में अयोग्य है, उपेक्षावान है या स्थिर है। ऐसा पुलिस ऑफिसर जो अपने कर्तव्यों में अयोग्य है, मतलब योग्य नहीं है, उपेक्षावान है, बात नहीं मानता है और या स्थिर है। ठीक, धारा 4 इसके तहत उन पर पेनल्टी अध्यारोपित की जाएगी। अगर वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते हैं तो जो विभागीय कार्रवाई होती है वो 2 तरीके से होती है। एक होती है मेजर पेनल्टी
एक होता है माइनर पेनल्टी। ठीक, तो दो पेनल्टी है, एक मेजर पेनल्टी है और एक माइनर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी में बर्खास्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है और उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। मेजर पेनल्टी बर्खास्त कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं और उसके पद से उसको हटा सकते हैं। अब आते हैं माइनर पेनल्टी छोटी छोटी पेनल्टी के। पहला, जुर्माना, मतलब 1 मंथ की सैलरी नहीं दी जाएगी। दूसरा, 15 दिन का जो कंसाइनमेंट क्वार्टर मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। साधारण वेतन से वंचित किया जा सकता है। अच्छे आचरण के लिए जो अतिरिक्त वेतन मिलता है उसको नहीं दिया जाएगा। विशेष उपलब्धि के पद से हटा दिया जा सकता है। विशेष उपलब्धि पद, मान लीजिए कोई सीनियर ऑफिसर है जिसने जूनियर ऑफिसर को एक कुछ समय के लिए उसको ऐसा पद दिया है जो उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर करते हैं, तो उसको उस पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। यूपी एक्ट नंबर 1944 संशोधन में जोड़ा गया कि वार्षिक वेतन व पदोन्नति से भी रोका जा सकता है। विभागीय कार्यवाही में वार्षिक वेतन तथा पदोन्नति से भी रोका जा सकता है। ये माइनर पेनल्टी में आता है। तो मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी दोनों आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम धारा 7 तक रहने देते हैं। हम अगले वीडियो में आपको धारा 28 और धारा 29 के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है। तो जिसने यहाँ तक वीडियो देखा होगा उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा वीडियो तसल्ली से इत्मीनान से देखें। कोई कमी हो तो उसको ज़रूर बताएं और उसको अगला वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।